अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एटीयू प्रो 5 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम परफॉर्मेंस बेस्ड और प्ले बेस्ड असेसमेंट को समझेंगे। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 84 से लेकर 93 तक कवर करेंगे और ये मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके साथ ही हमारे मिड टर्म की सीरीज जो है वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के साथ। ये वो असेसमेंट होती है जिसमें टीचर बच्चों की असल जिंदगी की एक्टिविटीज, उनके नेचुरल बिहेवियर और रियल वर्क को देखकर उनके डेवलपमेंट का अंदाजा लगाता है। इसको टेस्ट या एग्जाम जैसा नहीं बनाया जाता, ये कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग और ऑथेंटिक असेसमेंट होती है। नियर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली एजुकेशन रिसर्च 2004 के मुताबिक जो है चाइल्ड असेसमेंट एक हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम बच्चों के डेवलपमेंट को बेहतर समझ सकते हैं और प्रोग्राम की क्वालिटी को भी जज कर सकते हैं। असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? असेसमेंट का सबसे जो बड़ा मकसद है वो ये होता है कि टीचर दोनों तरह की स्किल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। एक वेल डेवलप्ड स्किल्स जिसमें बच्चा स्ट्रांग है या लीस्ट डेवलप्ड स्किल जिसमें बच्चा कमजोर है, ताकि टीचर पर्सनली प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन कर सके। एप्स्टन एट ऑल 2004 की रिसर्च के मुताबिक जो है वो कुछ और पर्पसेस भी बताए गए थे। उसमें शामिल था इंडिविजुअल और ग्रुप्स दोनों की इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हेल्प, प्रोग्राम को इम्प्रूव करना, स्टाफ की ट्रेनिंग नीड्स को समझना, ये चेक करना कि करिकुलम बच्चों की नीड्स पूरी कर रहा है या नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के टूल्स साल भर इस्तेमाल होते हैं और ये रियल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे चाइल्ड ऑब्जर्वेशंस, वर्क सैंपल्स, एनेक्डोटल नोट्स, पोर्टफोलियोज। प्री स्कूल बच्चों के लिए कुछ फेमस परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टूल्स बनाए गए हैं, जैसे हाई स्कोप चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, जिसे COR भी कहा जाता है, टीचिंग स्ट्रेटजीज गोल्ड, वर्क सैम्पलिंग सिस्टम। हर सिस्टम अपने तरीके से डोमेन को ऑर्गेनाइज करती है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कोर में की डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स शामिल होते हैं। लेकिन सब सिस्टम्स स्टेट अर्ली लर्निंग स्टैंडर्ड के साथ अलाइंड होते हैं। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए हर जगह कुछ कॉमन डेवलपमेंटल एरियाज को एसेस किया जाता है। ठीक है, कॉमन डेवलपमेंटल एरियाज कौन से हैं? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओरल लैंग्वेज स्किल्स, लिटरेसी डेवलपमेंट एंड मैथ डेवलपमेंट। इन तमाम एरियाज की परफॉर्मेंस को रियल लाइफ एक्टिविटीज के जरिए जज किया जाता है, जो इस असेसमेंट को ऑथेंटिक और यूजफुल बनाता है। फिर हमारे पास आता है प्ले बेस्ड असेसमेंट। इसका मतलब है बच्चों को उनकी खेल कूद की एक्टिविटीज के जरिए असेस करना। रिसर्चर्स के मुताबिक प्ले यानी खेल एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, यानी बच्चे अपनी मर्जी से कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उनको मजा देती है। कैली वेंस और जो रियल्स हैं, उन्होंने 2008 में खेल को बच्चों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा करार दिया, इसलिए असेसमेंट के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है। खेल को हमेशा से बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स से रिलेट किया गया है। ये बात 3 बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने हाईलाइट की है। जैसे जेन पियाजे ने 1962 इनका एरा है, उन्होंने कहा था कि प्ले यानी कि खेल ना बच्चों की सोच समझ को स्ट्रांग बनाता है। इसी तरह लेव वेगोत्स्की ने जो है कहा कि खेल बच्चों को सोशल रूल्स और लैंग्वेज यूज करना सिखाता है। और फिर फिशर ने 1992 इनका एरा है, इन्होंने कहा कि खेल और लर्निंग के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो होता है, और ये बात उन्होंने प्रूव की। प्ले बेस्ड असेसमेंट में टीचर्स देखते हैं कि बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या सीखते हैं और किस स्टेज पर वो है। ये असेसमेंट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है, जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से एक्टिविटीज करते हैं और टीचर बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कैली वेंस एंड रियल्स के मुताबिक जो है खेल की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक है एक्सप्लोरेटरी प्ले, इसमें बच्चा सिर्फ चीजों को एक्सप्लोर करता है, जैसा नाम से भी जाहिर है एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हिलाना, बजाना, बटन दबाना या दरवाजा खोल बंद करना, ठीक है। ये लर्निंग का सबसे पहला लेवल होता है जिसमें बच्चा एनवायरनमेंट को समझता है, ठीक है। सेकंड आता है सिंपल प्रिटेंड प्ले।
इस लेवल पर बच्चा प्रिटेंड करना शुरू करता है, जैसे कप से पानी पीना या गुड़िया के साथ खेलना या उसको खाना खिलाना, ठीक है? और ये इमेजिनेशन की स्टार्टिंग हो रही होती है। फिर थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स प्रिटेंड प्ले। इसमें बच्चे की इमेजिनेशन ना ज़्यादा डेवलप होती है। बच्चा मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे एक पूरा प्रिटेंड सीन बना रहा हो, ठीक है? जैसे गुड़िया को उठाया, उसको खिलाया, उसको गाड़ी में बिठाया, मार्केट ले गए, शॉपिंग करवा ली, ठीक है? इस तरह का एक पूरा सीन वो बना रहा होता है। टीचर को इसी सीक्वेंस से पता चलता है कि बच्चे की प्लानिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और कॉग्निटिव स्किल्स कितनी डेवलप हैं, ठीक है? प्ले बेस्ड जो असेसमेंट है, इसका बिगेस्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि बच्चा बिल्कुल नेचुरल तरीके से परफॉर्म करता है, इसलिए टीचर को उसकी असली डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है डेवलपिंग लिटरेसी थ्रू प्ले। हॉल 1991 इनका एरा है। इन्होंने अपनी एक बहुत मशहूर मेटा एनालिसिस की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज को इकट्ठा करके ये बताया कि खेल और जो लिटरेसी है, इनके पढ़ना लिखना एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई है। हॉल के मुताबिक बच्चों का जो खेल है वो उनका आगे चलकर रीडिंग राइटिंग स्किल की बुनियाद बन जाता है। सही है, सबसे पहला नुक्ता ये मिलता है कि खेल जो है वो एक बेसिक कॉग्निटिव एक्टिविटी है जो बच्चों को कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क के लिए तैयार करती है, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज में लिटरेसी भी शामिल है। फिर हॉल ने ये पॉइंट भी समझाया है कि सिंबलिक बिहेवियर जो बच्चे खेल में दिखाते हैं, जैसे एक ब्लॉक को कार समझना या एक स्पून को फोन बना लेना, ठीक है, ये सब उनको रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम समझने में मदद देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखी हुई लैंग्वेज को समझना होता है। सही, मतलब क्या हुआ कि मतलब प्ले उनकी सोच को सिंबल्स और मीनिंग्स की तरफ ग्रो करवाता है। थर्ड पॉइंट के मुताबिक क्या है कि लैंग्वेज बिहेवियर ड्यूरिंग प्ले, जैसे बच्चे रोल्स प्ले करते वक्त सेंटेंसेस बनाते हैं, डायलॉग्स बनाते हैं, ये सब उनकी लिटरेट लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए जरूरी होती है। और आखिरी नतीजा ये निकला कि जब बच्चों को लिटरेसी रिलेटेड मटेरियल्स दिए जाते हैं, जैसे प्रिंटेड बुक, नोटबुक्स, मेन्यू साइंस, लेबल्स, प्रिंटेड लाइब्रेरी वगैरह, तब बच्चे नेचुरली लिटरेसी जैसी एक्टिविटीज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो एनवायरनमेंट में अगर रीडिंग राइटिंग के एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाए तो बच्चे ना बिल्कुल लिटरेट बिहेवियर शो करते हैं। और ये स्ट्रांगली प्रूव करता है कि खेल जो है ना वो सिर्फ कोई एक फन नहीं है, बल्कि लिटरेसी डेवलपमेंट का एक पावरफुल टूल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड इंटरवेंशन, एबीआई भी से कहा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड इंटरवेंशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल है जो पहली दफा डैन ब्रेकर और उनके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में इंट्रोड्यूस किया। बाद में इस पर डॉटरी, ग्रेशम ब्राउन, हैम्टर, कर्ट एंड टेकनिफ्टार, मैकब्राइड एंड शॉर्ट्स जैसे रिसर्चर्स ने भी काम किया। हालांकि एबीआई पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, फिर भी रैकअप एंड पार्लक रैकअप के मुताबिक इसकी डेफिनेशन को और क्लियर करने की जरूरत है। पेटी, फ्रॉन्जेक एंड ब्रिकर ने एबीआई की रिसर्च पॉइंट को समराइज किया, जिनके मुताबिक ये है कि बच्चों की लर्निंग को नेचुरल रूटीन और डेली एक्टिविटीज के अंदर ही इम्प्रूव किया जाए। उनके मुताबिक एबीआई 4 बेसिक चीजें जो है वो फॉलो करता है। पहली है एक्टिविटीज को बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करना, ताकि बच्चा नेचुरली एंगेज रहे। इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स को डेली रूटीन और प्लान्ड एक्टिविटीज के अंदर एम्बेड करना, मतलब जो स्किल्स सिखानी है वो नॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू सिखाई जाए। फंक्शनल और जनरलाइजेबल स्किल्स को टारगेट करना कि जो बच्चा हर एनवायरनमेंट में यूज कर सकता हो। बिफोर और आफ्टर बिहेवियर स्टिमुलाई का यूज करना जो नेचुरल और मीनिंगफुल हो, मतलब बिहेवियर और एनवायरनमेंट के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन हो। यानी एक्टिविटी बेस्ड इंटरवेंशन जो है एबीआई, इसका मेन फोकस ये है कि बच्चों को टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटीज के बजाय नेचुरल सिचुएशंस, बच्चों का पसंदीदा टास्क और डेली रूटीन्स के थ्रू स्किल्स सिखाई जाएं, ताकि लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल, फंक्शनल और लॉन्ग लास्टिंग हो।
फिर हम बात करते हैं चूजिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब एक्टिविटी उनकी पसंद की हो तो लर्निंग नेचुरल होती है। रिसर्च के मुताबिक जब एक्टिविटी चाइल्ड इंटरेस्ट बेस्ड होती है ना, तो टीचर को एक्स्ट्रा रिन्फोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज जो बच्चा खुद शुरू करता है वो ज्यादा फंक्शनल, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इसलिए जब भी बच्चा कोई एक्टिविटी शुरू करे तो बड़ों को चाहिए कि उस एक्टिविटी को एनकरेज करे, उसे एक्सटेंड करे, ताकि लर्निंग नेचुरली बढ़ती जाए। एक्टिविटी को चेंज या एक्सपेंड करके ज्यादा मीनिंगफुल बनाए। ठीक है। ये सब जो है ना, ये लर्निंग को डीप और नेचुरल बनाता है। ठीक है। चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज को ही बच्चे के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाहिए, क्योंकि इसी में असली लर्निंग जो है वो बच्चे की हो रही होती है। सही है। इन शॉर्ट इस बात का ये कि जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई एक्टिविटी करे तो उसी एक्टिविटी को लर्निंग का बेस्ट सोर्स बना लिया जाए। इससे मोटिवेशन भी हाई होती है और रिजल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग आते हैं। सही। इसके बाद है टीचिंग इंडिविजुअल गोल्स एम्बेडेड इन रूटीन एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि हम बच्चों को उनके रोजमर्रा के काम के अंदर ही उनके लर्निंग गोल्स सिखा दें। रूटीन से मुराद है वो फिक्स्ड तरीके या ऑर्डर जिसमें डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सुबह उठना, कपड़े पहनना, खाना खाना, क्लास में सर्कल टाइम, टाइडी अप टाइम, आउटडोर प्ले वगैरह वगैरह। ठीक है। देखिए, रूटीन ना छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये उनको सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबिलिटी देती है। जब बच्चों को पता होता है कि क्या होने वाला है तो वो ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और नेचुरली लर्निंग के लिए रेडी होते हैं। प्रीटी फ्रॉन्जिक एंड ब्रिकर के मुताबिक ना, रूटीन एक नेचुरल लर्निंग सेटिंग होती है जहां टीचर बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए बहुत सारी स्किल्स जो है वो एम्बेड कर सकती है। मतलब टीचर अलग से एक्टिविटी प्लान करने के बजाय रूटीन मोमेंट्स में ही लर्निंग गोल्स शामिल कर देती है, और ये गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स भी, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, काउंटिंग, कलरिंग, टर्न टेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। ठीक है। जैसे अगर स्नैक टाइम है तो उसमें बच्चे को ना काउंटिंग सिखा सकते हैं कि ये 3 बिस्किट है आपके, या 2 चॉकलेट्स है आपकी, या 1 बर्गर है आपका। ठीक है। इस तरह से बच्चे काउंटिंग जो है वो सीखेंगे इस रूटीन के अंदर। टाइडी अप रूटीन अगर आप एग्जांपल ले लें तो इसमें क्या होगा, सॉर्टिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप सिखा सकते हैं बच्चे को। अराइवल टाइम आ गया तो इसमें ग्रीटिंग, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की हो सकती है। इस तरह लर्निंग जो है वो नेचुरल, मीनिंगफुल और बच्चों के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट रहती है। ठीक है। इसके बाद है टीचिंग इंडिविजुअल गोल्स एम्बेडेड इन प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है। प्लान्ड एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो पहले से जो है बड़ों ने या टीचर ने प्लान की हुई है, ताकि लर्निंग को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल बनाया जा सके। ठीक है। बच्चों के लिए जो गोल सेट किए जाते हैं उनको प्लान्ड एक्टिविटीज के अंदर नेचुरली एम्बेड किया जा सकता है, यानी कि उनको मिलाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी खुद एक फन गेम होती है, लेकिन उस गेम के अंदर छुपे हुए लर्निंग गोल्स भी होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। प्लान्ड एक्टिविटीज ना आमतौर पर बड़ों की गाइडेंस के साथ होती हैं। टीचर या केयर गिवर एक्टिविटी जो है लीड करता है, बच्चों को सपोर्ट देता है और इंश्योर करता है कि बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू कुछ सीख भी रहे हो। प्लान्ड एक्टिविटीज ना बच्चों को बहुत सी नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देती हैं, स्पेशली प्ले बेस्ड एनवायरनमेंट में। ये एक्टिविटीज हमेशा चाइल्ड फ्रेंडली, एंजॉयबल और बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक ही होनी चाहिए, ताकि बच्चे नेचुरली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। एक्टिविटी प्लान में जो है ना कुछ चीजें शामिल होती हैं, जैसे एक्टिविटी का नाम, रिक्वायर्ड मटेरियल्स, एनवायरनमेंट का अरेंजमेंट, गेम एक्ट या जो एक्टिविटी है उसके स्टेप्स या सीक्वेंस, एम्बेडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी के क्या गोल्स हैं जो एक्टिविटी के अंदर छुपे हुए हैं, जिसको आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। प्लान्ड चेंजेस, कि अगर एक्टिविटी को मॉडिफाई करना हो तो वो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है। टारगेट वर्ड्स की लैंग्वेज लर्निंग के लिए कुछ वर्ड्स अगर आपने टारगेट करने हैं जो बच्चे को सिखाना आप चाह रहे हैं। पेयर इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज या पेरेंट केयर गिवर्स के पार्टिसिपेशन का रोल। इन सब कंपोनेंट्स की वजह से प्लान्ड एक्टिविटीज जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होती हैं और फ्लेक्सिबल भी, जिसमें बच्चे फन के साथ फंक्शनल लर्निंग अचीव करते हैं।
ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टीचिंग फंक्शनल एंड जनरलाइजेबल टारगेट स्किल्स। फंक्शनल स्किल्स वो स्किल्स हैं जो बच्चों की इंडिपेंडेंस को एनहांस करती हैं और उनके लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं उनके फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में। फंक्शनल स्किल्स सेलेक्ट करते वक्त बच्चों की जो एज है और जो डेली लाइफ में उनकी प्रैक्टिकलिटी है उसको ध्यान में रख के सेलेक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पे कि 2 साल का बच्चा है तो डेज ऑफ द वीक याद करना फंक्शनल नहीं है उसके लिए, ठीक है? लेकिन 7 साल के बच्चे के लिए ये फंक्शनल स्किल है, ठीक है? टीचर को बच्चे की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक फंक्शनल स्किल्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए। स्किल्स को जनरलाइजेबल भी होना चाहिए। जनरलाइजेबल स्किल वो होती है जो डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट लोग और मटेरियल के साथ परफॉर्म की जा सकती है। इसके लिए टीचर को सिस्टमैटिकली प्लान करना जरूरी है ताकि बच्चों के डिजायर्ड बिहेवियर एक्वायर कर सके और सेटिस्फाइंग रिजल्ट जो है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, देखिए एबीआई का मतलब ना ये नहीं है कि बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए कि वह जो चाहे वो करें। टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज हो, मटेरियल्स रेडी हो, वेटिंग टाइम डिटरमिन हो और नेसेसरी प्रॉम्प्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, जैसे क्वेश्चंस है, मॉडलिंग या फिजिकल असिस्टेंस वगैरह। इस प्रोसेस में अनरिलेटेड रिइंफोर्समेंट यूज कम से कम की जाए और एक्टिविटी खुद रिइंफोर्समेंट बन जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक 92 है रिलेटेड रिसर्च। रिसर्च से पता चलता है कि जो एबीआई है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड इंटरवेंशन जो है ये प्री स्कूल बच्चों और मुख्तलिफ एज और डिसेबिलिटी ग्रुप्स के बच्चों के लिए इफेक्टिव होती है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ है। सही है, कुछ स्टडीज में प्री स्कूल बच्चों को डेवलपमेंटल एरिया स्किल सिखाई गई और कुछ में एकेडमिक स्किल्स इंक्लूजन सेटिंग में सिखाई गई। टीचर्स के एबीआई प्रैक्टिसेस को भी कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी किया। जनरली रिसर्च ये दिखाती है कि एबीआई का यूज प्री स्कूल बच्चों को मुख्तलिफ स्किल सिखाने के लिए होता है, जैसे इमिटेशन, सोशल स्किल, ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग या लेजर एक्टिविटीज है या फिर ट्रांजिशन स्किल्स। सही है, दूसरी रिसर्च ग्रुप ने एकेडमिक स्किल इंक्लूजन सेटिंग में जो है वो टीच करने की इफेक्टिव स्टडी की, जैसे काउंटिंग नंबर्स, रीडिंग वर्ड्स, आस्किंग फॉर हेल्प, शोइंग बिगर नंबर, आंसरिंग साइंस क्वेश्चन और वर्ड डेफिनेशन। एक और रिसर्च एरिया टीचर की एबीआई प्रैक्टिसेस के यूज पर फोकस करती है। रिसर्च जो है ना ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एबीआई टेक्निक्स रिसर्चर्स और टीचर्स दोनों ही यूज करते हैं और टीचर्स इन्हें अपनी क्लासरूम्स में कंफर्टेबली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिटरेचर के रिजल्ट से भी समझ में आता है कि हमारे मुल्क में एबीआई प्रैक्टिस को फैलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आर्ट एक्टिविटीज। देखिए बच्चे आर्ट एक्टिविटीज में ना बहुत एंजॉय करते हैं और अपने आर्ट पीसेस को अपनी फैमिली को दिखाना पसंद करते हैं, खुश होते हैं। आर्ट एक्टिविटीज सिर्फ मजा नहीं देती है बल्कि कॉग्निटिव, मोटर, सोशल और इमोशनल स्किल्स को भी डेवलप करती है। कुछ प्लान्ड आर्ट एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को क्वालिटेटिव और स्पेशल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाती हैं, जैसे लीफ रबिंग में बच्चा पता लगाता है कि पत्ते का फ्रंट और बैक कौन सा है। बच्चा पत्ते को पेपर के नीचे रखता है और ऊपर क्रेयॉन से कलर करता है और जब पत्ते का जो इम्प्रिंट पेपर पर नजर आता है तो बच्चा एक्साइटेड फील करता है। सही है, इस तरह एल्यूमिनियम फॉयल पेंटिंग और कोलाज मेकिंग में जो है बच्चा फॉयल का डल साइड और शाइनी साइड पहचानता है और ये भी समझता है कि फॉयल को क्रम्पल करने के बाद स्मूथ बनाने से टेक्सचर कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए कुछ एक्टिविटीज है और इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चा पीयर इंटरेक्शन और सोशल स्किल्स भी सीख रहा होता है, जैसे लिमिटेड मटेरियल्स में शेयरिंग करना, पेंटिंग, प्रिंटिंग और अपना नाम आर्ट पीस के बैक पर लिखने से फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं और अपनी आर्ट डिस्क्राइब करने से सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। इस तरह आर्ट एक्टिविटीज मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं।
ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है और साथ ही ईडीयू 405 की जो ये हमारी मिड टर्म की सीरीज़ है, ये भी मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, कोई डाउट्स हों, क्यूरीज़ हों या आप कोई फीडबैक देना चाहें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे सकूँ। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक लाज़मी पहुँचाएँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में भी लाज़मी पहुँचाएँ। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।